नमस्कार साथियों, मैं बबलू धाकड़ स्वागत करता हूं आप सभी का धरणीधर एग्रो क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज हम चर्चा करने वाले हैं मृदा विज्ञान के अंदर एक महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर। उस टॉपिक का नाम है मृदा अवयव। मृदा अवयव को हम इंग्लिश में सोइल कंपोनेंट के नाम से जानते हैं। इससे पहले हमने सोइल साइंस के अंदर हमने देखा था 5 पॉइंट बिंदुओं के बारे में हमने चर्चा की थी। उस बिंदुओं का नाम था, सबसे पहले हम मृदा का अर्थ क्या होता है वो देखा था, महत्वपूर्ण संस्थान कौन कौन से हैं और मृदा विज्ञान से संबंधित प्रमुख शाखाएं कौन कौन सी है। और इसके अलावा हमने मृदा के कौन कौन से कार्य होते हैं और रिगुलित क्या होता है, इन सभी के बारे में देखा था। आज हम पढ़ने वाले हैं मृदा अवयव क्या होता है या सोइल कंपोनेंट क्या होता है, इनके बारे में हम देखते हैं। तो आइए हम देखते हैं, आगे बढ़ते हैं हम सोइल कंपोनेंट के बारे में। सोइल कंपोनेंट या मृदा अवयव का अर्थ क्या होता है, सबसे पहले वो देखते हैं। तो मृदा के अंदर कोई भी अगर सोइल होती है तो उसका एक निश्चित अपना अवयव होता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि अवयव का जो यहाँ पे जो शाब्दिक अर्थ होगा वो क्या हो जाएगा, इसमें पाए जाने वाले विभिन्न घटक। कौन से हो जाएंगे? विभिन्न घटक। यानी कि अगर कोई से भी मृदा है तो उसके अंदर किस प्रकार का घटक पाया जाता है, यानी कि उसके अंदर वाटर की प्रेजेंट ज़्यादा है या विंड की प्रेजेंट ज़्यादा है, या हम कह सकते हैं मिनरल्स की प्रेजेंट ज़्यादा है। तो ये सभी क्या कहलाते हैं? इसके घटक कहलाते हैं। तो मृदा अवयव को हम किसके सापेक्ष में पढ़ेंगे? तो मृदा अवयव को शाब्दिक अर्थ क्या हो जाएगा, मृदा के अंदर उपस्थित कौन कौन से घटक हैं उनका हम कैटेगरी वाइज अलग अलग डिवाइडेशन के तौर पर देखेंगे कि जो अवयव होते हैं वो किस किस प्रकार से होते हैं। तो सबसे पहले हम मृदा अवयव का अर्थ देखते हैं। तो ये एक जो मृदा के अंदर जो अवयव पाए जाते हैं वो किस प्रकार का एक सिस्टम होता है, तो वो एक हेटेरोजिनस यानी विषमांगी तंत्र होता है। यानी कि हर एक मृदा का अपना अवयव अलग अलग होता है, किसी भी मृदा का अवयव फिक्स नहीं होता है, ठीक है ना। तो मृदा अवयव होता है जो वो विषमांगी होता है, यानी कि इसका फिक्स नहीं होता है कि किसी भी अलग अलग जो मृदाएं होती हैं उनमें किसी में हो सकता है कार्बनिक पदार्थ की मात्रा कम हो सकती है, किसी में हो सकता है ज़्यादा हो सकती है, किसी में मिनरल की मात्रा ज़्यादा हो सकती है, किसी में वाटर की जो कैपेसिटी होती है वो ज़्यादा हो सकती है। अलग अलग सोइल की अलग अलग होती है। तो वो हम उनके बारे में विस्तार से, जब हम सोइल के बारे में सोइल क्लासिफिकेशन देखेंगे, यानी कि भारत में जो मृदाओं का वर्गीकरण है और राजस्थान में जो मृदाओं का वर्गीकरण है उनके बारे में जब हम देखेंगे तो उनमें हम एक एक सोइल को विस्तार से देखेंगे कि किस मृदा में किस प्रकार की विशेषता पाई जाती है, उसके अंदर किस प्रकार का एलिमेंट सबसे ज़्यादा पाया जाता है, कौन सा मिनरल सबसे कम पाया जाता है, उन सभी के बारे में हम एक एक करके देखेंगे। फिलहाल हम केवल इसी पर अपना कंसंट्रेट करते हैं। तो मृदा अवयव किस प्रकार का तंत्र है, तो एक विषमांगी या हेटेरोजेनस सिस्टम होता है। अब बात करते हैं पौधे खाद्य पोषक तत्व किस रूप में ग्रहण करते हैं, तो वो ठोस व द्रव अवस्था में ग्रहण करते हैं। तो कोई सा भी प्लांट होगा वो जो मिनरल्स को ऑब्जर्व करेगा अपने रूट सिस्टम के द्वारा, वो किस फॉर्म में करेगा, तो या तो सॉलिड फॉर्म में करेगा या लिक्विड फॉर्म में करेगा, ठीक है ना। तो ये भी प्रश्न कभी कभी पूछा जाता है कि पौधे पोषक तत्वों को किस रूप में ग्रहण करते हैं, तो या तो ठोस रूप में या द्रव रूप में, दोनों अवस्थाओं में ग्रहण करते हैं। उसके बाद हम थोड़ा आगे बढ़े तो हम उसके बाद में देखते हैं जो सोइल कंपोनेंट होते हैं इनका क्लासिफिकेशन की बात करें। तो जो सोइल कंपोनेंट का जो क्लासिफिकेशन वो सबसे पहले हम एक लेआउट में देख लेते हैं। तो जो सोइल कंपोनेंट की बात करें तो इसका जो क्लासिफिकेशन है वो कितने दो भागों में किया गया है। एक तो होता है सॉलिड भाग और एक होता है सॉलिड भाग और दूसरा होता है पोर यानी कि रिक्त भाग, यानी कि सॉलिड यानी ठोस भाग और दूसरा हो जाएगा रिक्त भाग, ठीक है ना। अब बात करते हैं जो सॉलिड भाग होता है, इसको भी फिर से दो भागों में डिवाइडेशन किया जाता है। एक तो किया जाता है मिनरल्स यानी कि खनिज तत्व, खनिज भाग, और दूसरा किया जाता है ऑर्गेनिक या कार्बनिक भाग, ठीक है ना। तो सोइल कंपोनेंट के कितने दो पार्ट होते हैं, कौन कौन से? नंबर फर्स्ट होता है सॉलिड, दूसरा होता है पोर यानी कि रिक्त भाग, ठीक है ना। अब जो सॉलिड होता है इसको भी दो भागों में डिवाइडेशन किया जाता है। एक तो होता है मिनरल यानी कि खनिज वाला भाग और दूसरा होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी कार्बनिक पदार्थ वाला भाग, ठीक है ना। उसके बाद बात करें जो रिक्त होता है या जो पोर्स वाला पोर पार्ट होता है, ये भी कितने तरीके का होता है? दो तरीके का होता है। एक दो तरीके का होता है, इसके अंदर आता है नंबर फर्स्ट आता है विंड यानी कि वायु, और दूसरा आता है वाटर। तो जो सोइल कंपोनेंट होते हैं, इसके सोइल कंपोनेंट के अल्टीमेटली आपसे सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाता है कि कितने पार्ट होते हैं। तो सोइल कंपोनेंट के कितने? चार पार्ट आते हैं। कौन कौन से? मिनरल, ऑर्गेनिक कंपाउंड, वाटर और विंड होता है, ठीक है ना। ये चारों पार्ट होते हैं। अब आइए इन सभी के बारे में हम अलग अलग देखते हैं कि इनके अंदर क्या क्या थ्योरी होती है और इनके अंदर क्या क्या इनकी विशेषता होती है। अल्टीमेटली हम बात करें तो जो मिनरल्स होता है ये कितना 45% के आसपास पाए जाते हैं लगभग। कार्बनिक पदार्थ होती है लगभग 5% के आसपास होते हैं। और जो विंड और जो वाटर होता है ये दोनों लगभग कितने होते हैं? 25% होता है। यानी कि विंड भी कितना
25% होगा और वाटर भी कितना 25% होगा। इसके बारे में हमको पता होना चाहिए। अब हम इसकी थ्योरी देखते हैं कि इसकी थ्योरी क्या कहती है। थ्योरी भी इसकी काफ़ी इंपॉर्टेंट, वो हमको पता होना चाहिए। तो अब हम एक नज़र थ्योरी पे डाल देते हैं। जो सोयल कंपोनेंट है इसके कितने ठोस भाग कितना हो जाएगा, टोटल ओवरऑल पूछा जाए तो 50% हो जाएगा। और जो रंध्रावकाश होता है, जो पोर भाग होते हैं, वो भी कितना होता है, लगभग 50% होता है। अब ये भी अलग दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, खनिज पदार्थ और एक होता है कार्बनिक पदार्थ। खनिज पदार्थ 45% होता है और जो कार्बनिक पदार्थ होता है ये कितना 5% होता है। नेक्स्ट बात करते हैं रंध्रावकाश की। तो जो जल होता है वो कितना होता है, 25% होता है। और जो गैस, जो वायु होती है वो कितनी होती है, 25% होती है। अब जो वायु के अंदर जो गैसें होती है वो लगभग 4 से 5 तरह की जो गैसें होती है वो सभी इसके अंदर कंपोजिशन यानी इसके संगठन में आ जाती है, ठीक है ना। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। जो खनिज होते हैं, खनिज को भी हम 3 भागों में डिवाइडेशन करते हैं। नंबर फर्स्ट करते हैं इसमें हम उत्पत्ति के आधार पर खनिज की वर्गीकरण। दूसरा करते हैं हम मात्रा के आधार पर खनिज का वर्गीकरण। और दूसरा करते हैं हम घनत्व के आधार पर खनिज का वर्गीकरण। तो ये जब हम खनिज का वाला जो चैप्टर है वो अलग से डिटेल से पढ़ेंगे तब उसमें हम पढ़ेंगे, लेकिन अभी हमें केवल इसका जो क्लासिफिकेशन है उसका बेस याद होना चाहिए। कौन कौन सा, एक तो करते हैं हम किसका, ओरिजिन के आधार पर। नंबर सेकंड करते हैं हम इसमें अपेक्षित घनत्व के आधार पर, या हम करते हैं किसका, घनत्व के आधार पर। और नंबर थर्ड करते हैं हम इसमें इसकी मात्रा के आधार पर, ठीक है ना। तो खनिजों का जो वर्गीकरण है वो हम 3 भागों में पढ़ेंगे। कौन कौन सा, नंबर फर्स्ट उत्पत्ति के आधार पर, वो दूसरा घनत्व के आधार पर, तीसरा हो जाएगा हमारे मात्रा के आधार पर, ठीक है ना। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में इससे प्रश्न बनते हैं और पूछे जाते हैं। उनके बारे में अभी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट, जो हमारे जो जल होता है, जल भी, मृदा जो जल होता है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका भी हम एक अलग चैप्टर बनाएंगे और एक अलग चैप्टर के अंदर, एक सेशन के अंदर इसको हम कवर करेंगे। यानी कि अल्टीमेटली हम कह सकते हैं कि जो सोयल कंपोनेंट है, सोयल कंपोनेंट को हम कितने भागों में पढ़ेंगे, तो लगभग 4 भागों में सेपरेट सेपरेट इनको अलग अलग पढ़ेंगे। जिसके अंदर हम नंबर फर्स्ट में पढ़ेंगे हम खनिज के बारे में सेपरेट पढ़ेंगे कि खनिज क्या होता है, राजस्थान में खनिज नीति कब आई थी, खनिज का वर्गीकरण क्या है, राजस्थान में कहाँ पर खनिज पाए जाते हैं, उन सभी के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। उसके बाद हम कार्बनिक पदार्थ के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे कि कार्बनिक पदार्थ के ह्यूमस क्या होता है, मृदा के अंदर जब इसको डालते हैं तो मृदा के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, उन सभी का डिटेल से अध्ययन करेंगे। उसके बाद में मृदा जल की बात करें तो मृदा जल भी क्या होता है, इसका जो मृदा के अंदर जो जल होता है उसकी साइकिल किस प्रकार से कंप्लीट होती है, कौन कौन सी इसमें टर्मिनोलॉजी आती है, मृदा जल का मापन या मेजरमेंट किस द्वारा किया जाता है, उन सभी के बारे में हम डिटेल से देखेंगे, ठीक है ना। उसके बाद हम देखेंगे किसके बारे में, सोइल एयर के बारे में या मृदा वायु के बारे में देखेंगे, जिसके अंदर हम देखेंगे कि गैसों का विनिमय किस प्रकार से होता है, इसमें कौन कौन सी शब्दावली या टर्मिनोलॉजी आती है, उन सभी के बारे में हम एक एक करके अध्ययन देखेंगे। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। तो इसमें हम नेक्स्ट आगे देखें तो जो खनिज होता है, खनिज को भी हम कितने उत्पत्ति के आधार पर प्राथमिक खनिज और द्वितीय खनिज में 2 भागों में इसको विभक्त करते हैं, ठीक है ना। कितने भागों में विभक्त करते हैं, प्राथमिक खनिज और द्वितीय खनिज में विभक्त करते हैं। प्राथमिक खनिज को क्रिस्टलाभ और कोलोइड में विभक्त किया जाता है। और जो कार्बनिक पदार्थ होता है इसको किसमें, ह्यूमस और जीवित जीवाणु, या हम कह सकते हैं जो कार्बनिक पदार्थ होता है इसको एक तो ह्यूमस के अंदर विभाजित किया जाता है और दूसरा किया जाता है मृदा सूक्ष्म जीव के अंदर इसको विभाजित किया जाता है, ठीक है ना। तो अल्टीमेटली अगर हम बात करें किसकी, जो सोल कंपोनेंट होता है कितने पार्ट में होता है, 2 भागों में। एक तो सॉलिड होता है, एक रंध्रावकाश होता है या पोर्स वाला पार्ट होता है। ठोस होता है जिसको 2 भागों में डिवाइडेशन किया जाता है, एक तो मिनरल्स और दूसरा हो जाएगा कार्बनिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। और दूसरा जो रंध्रावकाश हो जाएगा वो हो जाएगा वाटर, और दूसरा हो जाएगा सोइल एयर या विंड हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस 2 भागों में इसको डिवाइडेशन किया जाता है, ठीक है ना। तो अल्टीमेटली सोइल जो कंपोनेंट होता है उसको कितने 4 भागों में इसको वर्गीकरण किया जाता है। इसके बारे में हमको पता होना चाहिए। अब हम इसमें सबसे पहले देखते हैं किसके बारे में, ठोस अवयव के बारे में देखते हैं। किसके बारे में, मृदा के जो ठोस अवयव है। यानी कि अल्टीमेटली जब हम सोइल कंपोनेंट के बारे में पढ़ रहे हैं तो सोइल कंपोनेंट को अगर सतह सरफेस से देखें तो इसके 2 भाग किए जाते हैं। कौन कौन से, एक तो ठोस अवयव हो जाएगा और एक हो जाएगा रिक्त अवयव। कौन कौन सा, ठोस अवयव और दूसरा हो जाएगा रिक्त अवयव। जिसमें से हम सबसे पहले देख रहे हैं किसके बारे में, सॉलिड कंपोनेंट यानी कि ठोस अवयव के बारे में। ठोस अवयव के अंदर कौन कौन सा आता है, हमारे खनिज पदार्थ आते हैं और एक आता है हमारे कार्बनिक पदार्थ आता है, ठीक है ना। जो ठोस अवयव उसके अंदर कौन आता है, खनिज पदार्थ आता है और दूसरा आता है हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड या कार्बनिक पदार्थ आता है। और जो हमारे हो जाएगा रिक्त अवयव हो जाएगा, उसके अंदर कौन कौन आता है, तो उसके अंदर सोइल वाटर आता है और दूसरा आता है हमारे सोइल एयर। क्या आता है, सोइल एयर आती है, ठीक है ना। तो ये अलग अलग पार्ट होते हैं। तो हम सबसे पहले इसमें देख रहे हैं किसके बारे में, सॉलिड कंपोनेंट के बारे में। यानी मृदा का सॉलिड कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं, तो
उनके बारे में हम देखते हैं। तो सॉलिड कंपोनेंट की बात करें तो यह मृदा में कितना परसेंट होता है? नंबर फर्स्ट 50% आयतन की दृष्टि से होता है, और इसमें से लगभग कितना 45% तो क्या होता है? मिनरल्स कंपोनेंट या मिनरल्स यानी खनिज पदार्थ होते हैं, और 5% या 5% के आसपास क्या होता है? इसमें कार्बनिक पदार्थ होता है। तो कई बार परीक्षा में यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि मृदा के अंदर खनिज पदार्थ कितने परसेंट पाया जाता है? तो 45% होता है, और कार्बनिक पदार्थ कितने परसेंट होता है? तो 5% होता है। इसके बारे में हमको पता होना चाहिए। उसके बाद हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं किसके अंदर ठोस अवयव पढ़ रहे हैं हम। ठोस अवयव के अंदर ही हम देखते हैं किसके बारे में? खनिज पदार्थ के बारे में देखते हैं। तो खनिज पदार्थ के बारे में हम डिटेल से अध्ययन करें तो ये हो जाएगा हमारे इसमें खनिज की बात करते हैं, खनिज पदार्थ की, तो ये नंबर फर्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा? ये कितना होता है? तो लगभग हमारे 45% आयतन की दृष्टि से मृदा में पाया जाता है। और ये क्या होता है? तो पोषक तत्वों का भंडार गृह होता है। यानी कि प्लांट, जो भी प्लांट के लिए हम जनरली जानते हैं लगभग 17 आवश्यक पोषक तत्व होते हैं जो उनकी वृद्धि के लिए आवश्यक होते हैं। जो ये 17 जो पोषक तत्व होते हैं ये प्लांट को किस रूप में मिलते हैं? तो वो प्लांट को अलग अलग फॉर्म में मिलते रहते हैं, ठोस और द्रव अवस्था में इनको प्लांट को अवेलेबल होता है। लेकिन इसका जो सोर्स होता है वो सोर्स क्या होता है? तो वो जो इनका जो सोर्स होता है प्लांट का, जो न्यूट्रिएंट होता है, इनका जो सोर्सेज होते हैं वो क्या होता है? तो खनिज पदार्थ इसके सोर्सेज होते हैं। ठीक है ना? तो इसके बारे में हमको पता होना चाहिए। तो खनिज पदार्थ की बात करें तो खनिज पदार्थ कितना 45% होता है, और पोषक तत्वों का भंडार गृह होता है ये, इसके बारे में हमको पता होना चाहिए। ठीक है ना? उसके बाद हम बात करते हैं वर्गीकरण, यानी कि जो खनिज पदार्थ होते हैं इसका वर्गीकरण। तो वर्गीकरण का सबसे पहले हम एक लेआउट देख लेते हैं। इसका लेआउट किस प्रकार से हमको याद होना चाहिए। तो हम बात करते हैं किसके बारे में? मिनरल्स का क्लासिफिकेशन की। तो ये हो जाएगा हमारा मिनरल्स। मिनरल्स का हम क्लासिफिकेशन 3 भागों में पढ़ेंगे। कितने भागों में? 3 भागों में पढ़ेंगे। कौन कौन सा? नंबर फर्स्ट देखेंगे हम इसमें ओरिजिन, उत्पत्ति के आधार पर। किस आधार पर देखेंगे हम? मिनरल्स का जो क्लासिफिकेशन है, मिनरल का क्लासिफिकेशन हम 3 भागों में देखेंगे। ये हो जाएगा मिनरल्स का क्लासिफिकेशन 3 भागों में देखेंगे, जिसके अंदर हम सबसे पहले देखेंगे 3 भाग कौन कौन से। नंबर फर्स्ट हो जाएगा हमारे ओरिजिन के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर। नंबर सेकंड हो जाएगा मात्रा के आधार पर। किसके आधार पर? मात्रा के आधार पर। और नंबर थर्ड हो जाएगा इसमें घनत्व के आधार पर। किसके आधार पर? घनत्व के आधार पर। तो उत्पत्ति के आधार पर हो जाएगा, मात्रा के आधार पर और घनत्व के आधार पर मिनरल्स का क्लासिफिकेशन हो जाएगा। ठीक है ना? इतना तो हमको पता होना चाहिए। उसके बाद इनका अंदर डिटेल्स की बात करें तो जो उत्पत्ति के आधार पर जो खनिज का वर्गीकरण होगा, ये उत्पत्ति के आधार पर कितने प्रकार का होगा? 2 प्रकार का होगा। ठीक है ना? कितने प्रकार का होगा? 2 प्रकार का होगा। कौन कौन सा? एक तो हो जाएगा प्राइमरी मिनरल्स, और दूसरा हो जाएगा सेकेंडरी मिनरल्स। ये क्या होते हैं इनके बारे में हम डिटेल से आगे पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल हमको नाम पता होंगे तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। तो जो ओरिजिन के बेस पे जो मिनरल्स का क्लासिफिकेशन किया गया वो 2 भागों में किया गया। कौन कौन सा? प्राइमरी मिनरल्स और सेकेंडरी मिनरल्स। ठीक है ना? उसके बाद मात्रा के आधार पर बात करें तो मात्रा के आधार पर भी खनिजों का जो वर्गीकरण है वो 2 भागों में किया गया। कौन कौन से? नंबर फर्स्ट की बात करें हम तो इसमें हो जाएगा आवश्यक खनिज, और दूसरा हो जाएगा इसमें आवश्यक खनिज, और नंबर सेकंड हो जाएगा सहायक खनिज। यानी कि हम कह सकते हैं कि नेसेसरी मिनरल्स, और ये हम कह सकते हैं कि हेल्पर मिनरल्स हो जाएंगे। ठीक है ना? तो आवश्यक खनिज और दूसरा हो जाएगा सहायक खनिज। ठीक है ना? ये क्या होता है इनके भी हम डिटेल से आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी हमको केवल नाम पता होना चाहिए। और घनत्व के आधार पर बात करें तो घनत्व के आधार पर भी 2 भागों में बांटा गया। कौन कौन से? एक हो जाएगा हेवी मिनरल्स, या हम कह सकते हैं कि हल्के खनिज, हल्के और भारी खनिज। ठीक है ना? हल्के और भारी खनिज, जिनका अपेक्षित घनत्व ज़्यादा होता है वो वे वाले खनिज, और जिनका अपेक्षित घनत्व 2.85 से कम होता है आप हल्के खनिज कहलाएंगे। जिनका अपेक्षित घनत्व 2.85 से ज़्यादा का होता है उनको हम भारी खनिज के नाम से जानते हैं। ये सब क्या होता है इनको हम डिटेल से आगे पढ़ेंगे, लेकिन हमको अब फिलहाल नाम पता होना चाहिए। तो मिनरल्स का क्लासिफिकेशन 3 भागों में करेंगे। कौन कौन से? उत्पत्ति के आधार पर, मात्रा के आधार पर और घनत्व के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर प्राइमरी यानी प्राथमिक खनिज, द्वितीयक खनिज, और मात्रा के आधार पर आवश्यक खनिज और सहायक खनिज, और घनत्व के आधार पर हल्के खनिज और भारी खनिज। ये इनका क्लासिफिकेशन हो जाएगा। ठीक है ना? अब हम इनको एक थ्योरी के रूप में देखते हैं कि हमारे थ्योरी भी इसके अंदर इंपॉर्टेंट है, वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं मिनरल्स के अंदर हम देख रहे थे खनिजों का वर्गीकरण। खनिजों का जो वर्गीकरण है वो किस किस के आधार पर किया गया? उत्पत्ति के आधार पर, मात्रा के आधार पर, अपेक्षित घनत्व के आधार पर। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं किसके आधार पर? उत्पत्ति के आधार पर खनिजों का वर्गीकरण देखते हैं। तो जो उत्पत्ति के आधार पर जो खनिजों का जो वर्गीकरण है
जो यानी कि खनिजों की उत्पत्ति कैसे हुई थी। तो जब हम चट्टानों रॉक्स के बारे में पढ़ेंगे तो रॉक्स की क्या होती है, वेदरिंग होती है, और वेदरिंग के दौरान किनका निर्माण होता है, रिगोलिथ का निर्माण होता है, और रिगोलिथ से किसका निर्माण होता है, सोइल का निर्माण होता है। सॉइल फॉर्मिंग फैक्टर और सॉइल फॉर्मिंग फैक्टर को इफेक्ट करने वाले जो एलिमेंट होते हैं या तत्व होते हैं, उन दोनों की संयोग से किसका निर्माण होता है, सोइल का निर्माण होता है। जब रॉक्स की क्या होती है, वेदरिंग होती है, तो वेदरिंग होने के बाद में जो रिगोलिथ होता है, रिगोलिथ के अंदर कई सारे पदार्थ होते हैं, और उन पदार्थों को ही क्या कहते हैं, हम खनिज कहते हैं, और खनिजों के कारण ही क्या होता है, पौधों के जो आवश्यक पोषक तत्व होते हैं वो उनको मिल पाते हैं। तो जो पहला जो वर्गीकरण है वो खनिजों का क्या, पहला वर्गीकरण उत्पत्ति के आधार पर। तो जो खनिजों का की उत्पत्ति किस प्रकार से होती है, तो उत्पत्ति के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। तो प्राथमिक खनिज वे खनिज हो जाएंगे जिनकी उत्पत्ति किससे होती है, चट्टानों से होती है, यानी कि रॉक से होती है। और द्वितीयक खनिज क्या हो जाएंगे, यानी कि सेकेंडरी खनिज क्या हो जाएंगे, तो सॉरी, जो सहायक खनिज होंगे वो खनिज कौन से हो जाएंगे, सॉरी, इसके अंदर जो सेकेंडरी मिनरल्स होंगे, कौन से सेकेंडरी मिनरल्स का निर्माण किसके द्वारा होता है, जो प्राथमिक जो खनिज होते हैं प्राइमरी मिनरल्स पर किसके द्वारा, जो रासायनिक अभिक्रियाओं के द्वारा उनका रूप परिवर्तित हो जाता है, तो उन्हें हम किस नाम से जानते हैं, सेकेंडरी मिनरल्स के नाम से जानते हैं। यानी कि जो प्राथमिक खनिज का निर्माण तो किसके या उत्पत्ति किसके द्वारा होगी, सीधे रॉक्स के द्वारा होगी। और जो सेकेंडरी मिनरल्स की उत्पत्ति किसके द्वारा होगी, जो प्राइमरी मिनरल्स होंगे, इन पर क्या होगी, रासायनिक अभिक्रिया होगी। रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद में वो उनका क्या हो जाएगा, रूप परिवर्तन हो जाएगा। वो रूप परिवर्तन से किसका निर्माण हो जाएगा, सेकेंडरी मिनरल्स का निर्माण हो जाएगा। तो इस प्रकार से इन दोनों का निर्माण होता है। तो इनके उदाहरण हम देखते हैं कि इनके अंदर क्या क्या है। तो नंबर फर्स्ट हो जाएगा उत्पत्ति के आधार पर कौन से, प्राथमिक खनिज, और दूसरा हो जाएगा द्वितीयक खनिज। बात करें प्राथमिक खनिज कौन से होते हैं, चट्टानों के मौलिक अवयव होते हैं और वह रासायनिक संगठन अपरिवर्तित रहता है। ठीक है ना, चट्टानों के मौलिक अवयव होते हैं क्योंकि इनका निर्माण चट्टानों के द्वारा होता है। ठीक है ना, और दूसरा हो जाएगा रासायनिक संगठन इनका अपरिवर्तित रहता है, यानी कि परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है ना, दूसरा हो जाएगा पॉइंट इसमें, इसके जो कणों का आकार होता है, यानी कि कोई सा भी मान लीजिए मिनरल्स होगा, उसका जो पार्टिकल होगा वो दो माइक्रोन से क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो ऐसे मिनरल, इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, ऐसे मिनरल्स या ऐसे खनिज जिनका आकार 2 माइक्रोन से ज़्यादा हो, ऐसे खनिजों को हम प्राथमिक खनिज कहते हैं। और जिनका निर्माण चट्टानों के अपक्षय के दौरान होता है तो उन्हें हम क्या कहते हैं, प्राथमिक खनिज कहते हैं। ठीक है ना, अब इनके उदाहरण की बात करें तो एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएंगे हमारे, इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे क्वार्टज हो जाएगा, माइका हो जाएगा, आर्थोक्लेज, ओलिवाइन, ये सारे इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की दृष्टि से हमारे जो इम्पोर्टेंट जो एग्जाम्पल है वो कौन कौन से हो जाएंगे, क्वार्टज हो जाएगा, माइका, ऑर्थोक्लेज, ओलिवाइन, फेल्सपार, ये इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट। दूसरा बात करते हैं हम द्वितीयक या सेकेंडरी मिनरल्स की। तो इनका जो निर्माण होता है वो किसके द्वारा होता है, प्राथमिक खनिजों के द्वारा इनका निर्माण होता है। एक और किसके द्वारा, तो रासायनिक अभिक्रियाओं के द्वारा इनका निर्माण होता है। ठीक है ना, इनका आकार कितना होता है, तो जो प्राइमरी मिनरल्स होता है इनका आकार तो होता है 2 माइक्रोन से अधिक होता है, और जो सेकेंडरी मिनरल्स होते हैं इनका जो आकार होता है वो 2 माइक्रोन से क्या होता है, कम होता है। तो ऐसे मिनरल्स को हम सेकेंडरी मिनरल्स के नाम से जानते हैं। इनके एग्जाम्पल कौन कौन से हो जाएंगे, तो इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे जिप्सम हो जाएगा, डोलोमाइट हो जाएगा, इसके अलावा लाइमोनाइट, कैल्साइट हो जाएगा, जियोथाइट हो जाएगा, क्ले खनिज हो जाएगा। तो ये सारे इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। तो हमारे परीक्षा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन से एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, तो वो हो जाएंगे हमारे जिप्सम हो जाएगा, डोलोमाइट हो जाएगा, लाइमोनाइट हो जाएगा, हीमेटाइट हो जाएगा, और क्ले खनिज और जियोथाइट, ये सारे इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। नेक्स्ट चर्चा करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो क्लासिफिकेशन वो हो जाएगा हमारे किसके आधार पर, मात्रा के आधार पर खनिजों को 2 भागों में बांटा गया, आवश्यक खनिज और दूसरा हो जाएगा सहायक खनिज। यानी कि मात्रा के आधार पर कौन कौन से खनिज हो जाएंगे, तो यानी कि जब प्लांट अपने अंदर पोषक तत्वों को लेते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है, वे खनिज जो पौधे के शरीर के निर्माण में लगभग कितना 90% भूमिका निभाते हैं, उनको तो हम कहते हैं आवश्यक खनिज। और ऐसे खनिज जो केवल सहायता करते हैं प्लांट को अपनी वृद्धि के लिए, तो उन्हें हम कहते हैं सहायक खनिज। तो इनके बारे में हम देखते हैं। तो इनके अंदर एग्जाम्पल कौन कौन से हो जाएंगे, तो आवश्यक खनिज और दूसरा हो जाएगा सहायक खनिज। आवश्यक खनिज की जो मात्रा होती है वो कितनी होती है, तो लगभग 95 से लेकर 98% इनको मात्रा की आवश्यकता होती है। तो इनके एग्जाम्पल कौन कौन से हो जाएंगे, कैल्साइट हो जाएगा और सिलिकेट हो जाएगा। क्या क्या हो जाएगा,
कैल्साइट और सिलिकेट खनिज हो जाएगा। और सहायक खनिज की बात करें तो इनकी मात्रा हो जाएगी लगभग कितनी 2 से 5% मात्रा कितनी आवश्यकता किसकी होती है, ऐसे खनिज जिनकी मात्रा केवल 2 से 5% आवश्यकता होती है उसे हम सहायक खनिज के नाम से जानते हैं। किस खनिज के नाम से जानते हैं उनको, सहायक खनिज के नाम से उनको जानते हैं, ठीक है ना, सहायक खनिज के नाम से जानते हैं। और इसके एग्जाम्पल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से, एपेटाइट, पायराइट और मैग्नेटाइट, ये तीनों परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में हमको पता होना चाहिए, ठीक है ना। इसके अलावा और बात करें तो जो सहायक खनिज हो जाएंगे कौन कौन से हो जाएंगे, तो एपेटाइट, पायराइट, मैग्नेटाइट तो है ही है। इसके अलावा जिप्सम हो जाएगा हमारा, डोलोमाइट हो जाएगा, इसके अतिरिक्त हमारे साइडेराइट हो जाएगा, ये इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं हम अपेक्षित घनत्व के आधार पर खनिजों का वर्गीकरण। तो खनिज अपेक्षित घनत्व के आधार पर खनिजों का वर्गीकरण 2 भागों में किया गया। कौन कौन से, हल्के खनिज पहले ही देख चुके हैं हम, और भारी खनिज। ऐसे खनिज जिनका अपेक्षित घनत्व कितना होता है 2.85 2.85 से, अगर किसी ऐसा खनिज जिसका अपेक्षित घनत्व 2.85 से क्या होगा, ज़्यादा होगा, ऐसे खनिजों को हम क्या कहेंगे, भारी खनिज। और जिनका अपेक्षित घनत्व 2.85 से क्या होगा, कम होगा, तो ऐसे खनिज को हम हल्के खनिज के नाम से जानेंगे। अब ऐसे कौन कौन से खनिज है जिनका अपेक्षित घनत्व 2.85 से कम होता है, तो वो 3 खनिज है इंपॉर्टेंट, और इनके एग्जाम्पल हमको याद होने चाहिए। कौन कौन से, क्वार्टज हो जाएगा, फेल्सपार और माइका हो जाएगा। कौन कौन से, क्वार्टज, फेल्सपार, माइका हो जाएगा, ठीक है ना। और इनके बारे में हमको पता होना चाहिए, इनके एग्जाम्पल। और इनका अगर हो सके आपको इनका अपेक्षित घनत्व भी याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। कौन इसके अपेक्षित घनत्व को कितना हो जाएगा, तो क्वार्टज का कितना होता है, तो 2.6, क्वार्टज का कितना होता है 2.6 होता है, फेल्सपार का 2.65 होता है, और माइका का हो जाएगा 2.5 से लेकर 2.75 तक हो जाएगा। अगर ये अपेक्षित घनत्व याद नहीं हो तो हमको क्या लेंगे, एग्जाम्पल तो याद होने चाहिए। कौन कौन से, क्वार्टज, फेल्सपार और माइका इसके काफ़ी पॉपुलर इसके एग्जाम्पल है। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं भारी खनिज। भारी खनिज के अंदर जिनका अपेक्षित घनत्व 2.85 से ज़्यादा का होता है उन्हें हम भारी खनिज कहते हैं। इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हो जाएंगे, तो हीमेटाइट, पायराइट, लाइमोनाइट और ओगाइट और ओलिवाइट, ठीक है ना, ये इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। अब इसको याद करने की ट्रिक कौन सी है, तो इसके याद करने की ट्रिक हो जाएगी HP लाओ। HP लाओ यानी कि कौन सा लेकर आओ, HP गैस का जो सिलेंडर है उसको लेकर आओ, ठीक है ना, HP गैस का सिलेंडर लेकर आओ, तो HP लाओ। तो H से हो जाएगा हीमेटाइट, P से हो जाएगा हमारे पायराइट, और L से हो जाएगा लाइमोनाइट, और A से हो जाएगा ओगाइट, और O से हो जाएगा ओलिवाइन, ठीक है ना। इनके एग्जाम्पल नाम याद हो गए हमको। अब इनके हम देखते हैं इनके अपेक्षित घनत्व कितना होता है। तो जो हीमेटाइट होता है इसका अपेक्षित घनत्व सबसे ज़्यादा होता है, 5.3 होता है। पायराइट का होता है 5 होता है, तो सबसे ज़्यादा हीमेटाइट का 5.3, पायराइट का 5 होता है। लाइमोनाइट का कितना होता है, तो लाइमोनाइट का होता है 3.8 होता है, और ओगाइट का होता है 3.1 से लेकर 3.6 तक होता है, और ओलिवाइन का कितना होता है 3.5 तक इसका अपेक्षित घनत्व होता है। अगर ये वैल्यू याद नहीं हो कोई दिक्कत नहीं हमको, लेकिन ये एग्जाम्पल याद होने चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इसकी ट्रिक हो जाएगी HP लाओ, क्या लेकर आओ, HP लाओ, ये इसकी ट्रिक हो जाएगी। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं खनिजों की कठोरता किसके द्वारा मापी जाती है। तो ये वन लाइनर एग्जामिनेशन की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सीधा सीधा एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि खनिजों की जो कठोरता होती है वो किसके द्वारा मापी जाती है, तो मोहेर स्केल से मापी जाती है। और सबसे जो भारी जो खनिज होता है वो कौन सा होता है, हीरा होता है। और सबसे कम कठोर कौन सा खनिज होता है, तो वो हो जाएगा हमारा टाल्क, क्या हो जाएगा, टाल्क। जो सबसे कठोर खनिज हो जाएगा हमारे हीरा, और सबसे कम कठोर खनिज हो जाएगा हमारा टाल्क हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, इसके बारे में हमको पता होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें भूपपड़ी और मृदा में प्रमुख खनिज की प्रतिशत मात्रा। यानी कि भूपपड़ी यानी कि अर्थ क्रस्ट क्या होती है, तो जो मृदा की जो पृथ्वी की जो ऊपरी पपड़ी होती है उसे हम किस नाम से जानते हैं, अर्थ क्रस्ट या भूपपड़ी के नाम से जानते हैं। और मृदा के अंदर दोनों का तुलनात्मक अध्ययन देखते हैं कि भूपपड़ी के अंदर कौन कौन से खनिजों की मात्रा ज़्यादा होती है, और सोइल के अंदर कौन कौन से खनिजों की मात्रा ज़्यादा होती है। तो एक तरफ तो दिया जा रहा है क्या, अर्थ क्रस्ट, और एक तरफ है सोइल। नेक्स्ट बात करते हैं हम खनिज कौन कौन से, तो किन किन का तुलनात्मक रूप से हम स्टडी करें, तो खनिजों के नाम हो जाएंगे फेल्सपार, क्वार्टज और माइका और क्ले हो जाएगा। कौन कौन से 4 खनिज होंगे, फेल्सपार, क्वार्टज, माइका और क्ले हो जाएंगे। ये चारों खनिज काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में हमको पता होना चाहिए। अब बात करते हैं जो फेल्सपार होता है,
भूपपड़ी में कितना प्रतिशत पाया जाता है, तो लगभग कितना 48% पाया जाता है। और यही खनिज मृदा के अंदर कितना 25% पाया जाता है। क्वार्टज की बात करते हैं तो क्वार्टज भूपपड़ी के अंदर 36% और मृदा के अंदर 44% पाया जाता है। माइका की बात करें, माइका 10% होता है और मृदा के अंदर माइका के लगभग कितने 0.5% के आसपास पाया जाता है। और क्ले सॉइल होती है, क्ले होती है जो भू अर्थ क्रस्ट के अंदर 1% पाया जाता है और मृदा के अंदर लगभग 21.5% पाया जाता है। तो हमें परीक्षा एग्जाम में प्रश्न क्या पूछा जाता है, तो प्रश्न पूछा जाता है कि अगर खनिजों की बात करें हम, तो हमें प्रश्न इनमें से प्रश्न बनता है कि नंबर फर्स्ट प्रश्न बनेगा अर्थ क्रस्ट के अंदर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला खनिज कौन सा हो जाएगा, तो फेल्सपार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फेल्सपार। अगर अर्थ क्रस्ट के बारे में पूछे तो अर्थ क्रस्ट में तो हो जाएगा फेल्सपार। अगर सोइल के अंदर पूछे तो सोइल के अंदर हो जाएगा हमारे, क्या हो जाएगा, क्वार्टज। क्या हो जाएगा, क्वार्टज। तो PQ से याद रखेंगे, अगर P आता है तो अर्थ क्रस्ट के अंदर फेल्सपार सबसे ज़्यादा हो जाएगा और अगर सोइल के अंदर पूछा जाए तो वो हो जाएगा क्वार्टज हो जाएगा। अगर हम परसेंट की बात करें तो ये होता है 48% होता है और ये होता है हमारे 44% पाया जाता है सोइल के अंदर। और सबसे कम की बात करें तो सोइल के अंदर सबसे कम क्या पाया जाता है, सॉरी, अर्थ क्रस्ट के अंदर सबसे कम क्ले पाया जाता है और सोइल के अंदर सबसे कम क्या पाया जाता है, तो माइका पाया जाता है। ये हमको पता होना चाहिए। तो ये 4 प्रश्न इनसे पूछे जाते हैं और एग्जाम में कई बार इससे प्रश्न सीधे सीधे बनते भी, इनके बारे में हमको पता होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। जो हमने खनिज पहले देखे थे कि प्राइमरी मिनरल्स क्या होता है, सेकेंडरी मिनरल्स क्या होता है, उन सभी के बारे में हमने देखा था। अब उनका हम एग्जाम्पल देखते हैं कि किस खनिज में किस पोषक तत्व की अधिकता होती है। तो नंबर फर्स्ट बात करते हैं हम किसके बारे में, बोरोन के स्रोत, यानी कि पूरे पृथ्वी पर बोरोन के स्रोत कौन कौन से हो सकते हैं, यानी कि ऐसे कौन कौन से चट्टानें या ऐसे कौन कौन से खनिज है जिनसे हमको बोरोन की प्राप्ति हो सकती है। तो इसमें कौन कौन आ जाएगा, टूरमेलाइन आ जाएगा, कोटाइट आ जाएगा, और कोलमेनाइट आ जाएगा और पुलेक्सेसाइट आ जाएगा। ठीक है ना। तो इसमें हमें एग्जाम की दृष्टि से केवल टूरमेलाइन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और परीक्षा में कई बार प्रश्न पूछा भी है कि निम्न में से बोरोन का स्रोत कौन सा खनिज है, तो वो हो जाएगा हमारे टूरमेलाइन हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम सिलिका की बात करें या सिलिकॉन की बात करें तो सिलिकॉन का स्रोत कौन कौन सा हो जाएगा, तो इसमें हो जाएगा हमारे ओपल और एक हो जाएगा हमारे कोसाइट। ये दोनों एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। किसका, सिलिकॉन की बात करें, सिलिकॉन एक सेमीकंडक्टर होता है, यानी अर्धचालक होता है ये, जिनका प्रयोग हम किस में करते हैं, तो सिलिकॉन होता है इसका प्रयोग हम सोलर पैनल यानी सोलर जो सेल होता है उसको बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो सिलिका का प्रयोग किया जाता है। इसके बारे में हमको पता होना चाहिए, एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। ये ऐसी चीज़ें आप अपने नोट्स में साइड पर कहीं पर ऐसी चीज़ें नोट कर लेना साथ में, ठीक है ना। तो सिलिका का अगर बात करें, इसका खनिज कहाँ कहाँ से इसको प्राप्त किया जाता है, तो ओपल और कोसाइट जो खनिज होता है उससे हम सिलिका प्राप्त कर सकते हैं। और सिलिका का जो यूज़ है वो प्लांट तो करते हैं, लेकिन इसके साथ में जो सोलर सेल बनाया जाता है तो उसके लिए भी सोलर सेल बनाने में किसका यूज़ किया जाता है, सिलिका का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद बात करें जिंक की, तो जिंक के स्रोत कौन कौन से हो जाएंगे, तो जिंकाइट हो जाएगा, कैलामाइन हो जाएगा, जिंक सल्फेट हो जाएगा और विलेमाइन। ये 3 इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से, जिंकाइट, कैलामाइन और जिंक सल्फाइड, ये 3 इंपॉर्टेंट इसके अंदर किसके, जिंक का स्रोत। और बात करें कॉपर का स्रोत कौन कौन से हो जाएंगे, तो चाल्को पायराइट, चेल्कोसाइट, ये दोनों इसके अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट इसके एग्जाम्पल और प्रश्न पूछे भी जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम एपेटाइट जो खनिज है उससे हम क्या क्या प्राप्त कर सकते हैं, तो फॉस्फोरस और क्लोरीन को प्राप्त कर सकते हैं। सफ़ेद माइका से हम पोटेशियम को प्राप्त कर सकते हैं। काला माइका से मैग्नीशियम, डोलोमाइट और जिप्सम से हम कैल्शियम, पायरोलसाइट से हम मैग्नीज को प्राप्त कर सकते हैं। सरपेंटाइन को मैग्नीशियम और टूरमेलाइन पहले बात कर चुके हैं इसके बारे में, बोरोन को प्राप्त कर सकते हैं। स्फलेराइट से हम जिंक को, और पावेलाइट और ओगाइट से हम मोलिब्डेनम को प्राप्त कर सकते हैं। और टिमोटाइट से हम आयरन को प्राप्त कर सकते हैं। आयरन के और भी कई सारे खनिज होते हैं, जैसे साइडेराइट हो गया, हिमेटाइट हो गया, लाइमोनाइट हो गया, ये सारे इसी के खनिज होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं लाइमोनाइट, आयरन का खनिज हो गया। एनाटेन या रूटाइट टाइटेनियम का हो गया। अल्बाइट सोडियम का हो गया। और इलेमेनाइट किसका होगा, ये भी टाइटेनियम का होगा। और ओगाइट मोलिब्डेनम का। और मैग्नेटाइट ये किसका हो जाएगा, तो आयरन का अयस्क हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमें इसके एग्जाम्पल है, यानी कि
हम ये जो सारे जितने भी ये हमें पोषक तत्व दे रखे हैं, इन पोषक तत्वों को हम इन सभी खनिज के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं आसानी से। और चाहे कोई सा भी एग्जाम हो, जेट, ICR, BHU, AO, AAO, AFO, इनमें सभी में से एक ना एक प्रश्न तो सीधा सीधा पूछा ही जाता है कि निम्न में से किस पोषक तत्व का, किस खनिज के द्वारा हम इसकी प्राप्ति कर सकते हैं। तो ये हमको टेबल याद होनी चाहिए, इसका रटने के अलावा और इसका कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है ना। तो उसके बाद हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कुछ खनिज के बारे में, देखते हैं प्राथमिक खनिज के बारे में, देखें एक एक करके देखते हैं। जिसके अंदर सबसे पहले हम देखते हैं क्वार्टज। क्वार्टज की बात करें तो इसकी जो संरचना होती है वो कैसी होती है, चतुष्क फल की होती है। कैसी होती है, चतुष्क फल की होती है। और ये किस प्रकार का एक मिनरल्स खनिज होता है, तो यह अनेक अम्लीय और आग्नेय और कुछ पातालिक चट्टानों का मुख्य अंश होता है। यानी कि इसकी जो प्राप्ति होती है वो ये या इसका जो निर्माण होता है वो किस प्रकार से होता है, तो वो ये कुछ अम्लीय चट्टानें होती है, कुछ आग्नेय चट्टानों और पातालिक इन चट्टानों का अंश होता है। यानी कि इन चट्टानों को टूटने से जिस खनिज का निर्माण होता है वो किस प्रकार, उस खनिज का नाम क्या हो जाएगा, क्वार्ट है। इसके नेक्स्ट बात करते हैं, सबसे ज़्यादा कठोर होता है। यानी कि अगर हम सॉइल साइंस की बात करें, मृदा विज्ञान के अंदर सबसे कठोर खनिज कौन सा हो जाएगा, तो वो हो जाएगा हमारे क्वार्टज। अगर ओवरऑल पूछे जाए सभी खनिजों में तो वो उस टाइम तो हो जाएगा हीरा। अगर शब्द आ जाए मृदा विज्ञान के अंदर सबसे ज़्यादा कठोर खनिज कौन सा हो जाएगा, तो वो हो जाएगा हमारे क्वार्टज। नेक्स्ट बात करते हैं, ये सभी मृदाओं में उपस्थित होता है और इसकी जो मात्रा होती है वो लगभग 85 से लेकर 99% अवेलेबल होता है। और ये किसका निर्माण करता है, तो रेत का निर्माण करता है। यानी तो रेत को हम किस किस नाम से जानते हैं, रेत को हम बलुई मृदा के नाम से भी जानते हैं, क्वार्टज के नाम से भी जानते हैं और सिलिका के नाम से भी जानते हैं। तो इसके लगभग 3 से 4 नाम होते हैं जिसके बारे में हमको पता होना चाहिए। और क्वार्टज का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, तो SiO2 इसका सूत्र होता है। SiO2 इसका सूत्र होता है। इसी को हम क्या कहते हैं, सिलिका का कहते हैं। क्या कहते हैं, सिलिका कहते हैं। सिलिका को ही क्या कहते हैं, क्वार्टज कहते हैं। और क्वार्टज को ही क्या कहा जाता है, रेत कहा जाता है। तो ये इसके 3-4 नाम है, इसके बारे में हमको पता होना चाहिए। और ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन आप अपने नोटबुक का ऊपर लिख लेना। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं हम किसकी, फेल्सपार की। तो फेल्सपार 2 तरह का होता है, आर्थोक्लेज फेल्सपार और फ्लेजियोक्लेज फेल्सपार। आर्थोक्लेज फेल्सपार क्या होता है, तो इसका उत्पत्ति कैसे होती है, तो अम्लीय चट्टानों का मुख्य अंश होता है। यानी अम्लीय चट्टानें जब टूटती है तो उस कंडीशन में किसका निर्माण होता है, आर्थोक्लेज फेल्सपार का निर्माण होता है और ये पोटेशियम का स्रोत होता है। नेक्स्ट बात करते हैं फ्लेजियोक्लेज फेल्सपार की। तो यह भास्मिक आग्नेय चट्टानों की उत्पत्ति से इनका निर्माण होता है। जिसके अंदर जो फ्लेजियोक्लेज फेल्सपार होते हैं इसके अंदर कई सारे खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। कौन कौन से, अल्बाइट, एनार्थाइट और सोडा लाइम पाए जाते हैं। जिसके अंदर बात करें, अल्बाइट के अंदर सोडियम की प्रेजेंस ज़्यादा होती है, एनाथाइड के अंदर कैल्शियम की प्रेजेंस ज़्यादा होती है और सोडा लाइम के अंदर कैल्शियम और सोडियम की प्रेजेंस ज़्यादा होती है। इसके बारे में हमको पता होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं माइका। माइका की बात करें तो माइका कितने 2 तरीके का होता है, सफ़ेद माइका और काला माइका। सफ़ेद माइका होता है, इसको क्या कहा जाता है, तो इसको मस्कोवाइट के नाम से भी जाना जाता है और काला माइका को बायोटाइट के नाम से भी जाना जाता है। जो सफ़ेद माइका होता है पोटेशियम का स्रोत होता है और काला माइका किसका, मैग्नीशियम का स्रोत होता है। नेक्स्ट बात करते हैं द्वितीयक खनिज। द्वितीयक खनिज में कौन कौन सा आता है, तो नॉन सिलिकेट्स और सिलिकेट्स आते हैं। जो सेकेंडरी मिनरल्स होते हैं ये 2 टाइप के होते हैं, कौन, नॉन सिलिकेट और सिलिकेट्स। बात करते हैं नॉन सिलिकेट्स के अंदर कौन कौन आते हैं, तो इसके अंदर आते हैं हमारे कौन कौन आते हैं अपने, तो कोबाल्ट आता है, सल्फेट आता है, फॉस्फेट आता है, ये सभी इसके अंदर आते हैं। इसके अलावा बात करें नंबर 4 हो जाएगा इसके अंदर सिलिकेट्स में कौन कौन सा आते हैं, तो इसमें आ जाएगा सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, आयरन के ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड, ये सभी आते हैं। जिसमें बात करते हैं हम किसके, ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड की। तो इसमें आयरन के ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड की बात करते हो, इसमें हो जाएगा हीमेटाइट, जियोथाइट, और एल्यूमिनियम का ऑक्साइड हो जाएगा गिब्साइट और आयरन को हो जाएगा लाइमोनाइट। नेक्स्ट बात करते हैं कार्बोनेट। कार्बोनेट में कौन कौन से आते हैं, तो कैल्शियम कार्बोनेट आता है और कैल्शियम मैग्नीशियम या डोलोमाइट आता है, ठीक है ना। सल्फेट्स की बात करें तो जिप्सम, POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस, नीलत होता है और सफ़ेद होता है। इनके नाम भी आपको पता होना चाहिए। यानी कि अल्टीमेटली जब हम केवल एक टॉपिक के बारे में पढ़ रहे हैं लेकिन इसके साथ में हमारे कई सारे क्वेश्चन सोल्व होते जा रहे हैं। बात करें यदि हम किसके, सल्फेट्स की, तो सल्फेट्स में कई बार
जिप्सम का फॉर्मूला भी पूछा जाता है कि जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है। तो इसका फॉर्मूला होता है CaSO4.2H2O इसका फॉर्मूला होता है। लेकिन अगर इसमें से डेड H2O अणु का, यानी कि हम कह सकते हैं कि लगभग 70% अगर H2O का अणु इसमें से निकाल देते हैं तो उसके बाद में क्या बच जाता है, तो जिप्सम में से क्या बच जाता है, तो POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस बच जाता है, ठीक है ना। नीला धातु का दूसरा नाम क्या होता है, कॉपर सल्फेट होता है, इसका सूत्र होता है CuSO4.7H2 होता है। सफ़ेद होता का दूसरा नाम होता है जिंक सल्फेट और इसका जो सूत्र होता है वो होता है ZnSO4.7H2 इसका सूत्र होता है। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं हम किसके, फॉस्फोरस अयस्क की। किसकी बात करते हैं, सॉरी, फॉस्फेट अयस्क की या फॉस्फेट खनिज की बात करते हैं। तो इसके जो स्रोत होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, तो एपेटाइट होता है। एपेटाइट का जो नाम होता है वो कॉमन नेम होता है कैल्शियम फॉस्फेट होता है। क्या होता है, कैल्शियम फॉस्फेट होता है। इसके अन्य नेम क्या होते हैं, तो इसके जो अन्य नेम होते हैं वो अन्य नेम या अदर नेम्स जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, तो इसका अदर नेम्स होते हैं। इसको नंबर फर्स्ट तो हो जाएगा, इसको कैल्शियम फॉस्फेट के नाम से भी जाना जाता है, रॉक फॉस्फेट के नाम से भी जाना जाता है, हड्डी का चूरा, और एक हो जाएगा कैल्शियम फॉस्फेट के नाम से भी जाना जाता है। तो इसके लगभग 3 से 4 नाम होते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।